जय हिंद साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईएएस प्रीलिम सीरीज 26/5/2024 के लिए यह हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इसमें हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे कि कोई सब्जेक्ट वीक ना रह जाए। एग्ज़ाम में बैठने के बाद हमें ऐसा ना लगे कि हमने यह विषय पढ़ा नहीं है या रिवाइज नहीं किया है, पढ़ा है याद नहीं आ रहा है। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमने अब की बार प्रीलिम सीरीज स्टार्ट कर दी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से आईएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम टफ होता जा रहा है और इसकी कटऑफ घटती जा रही है। पहले हम पेपर फर्स्ट जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पेपर सेकंड सी सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट है भारत का भूगोल से, टॉपिक है अपवाह तंत्र से। क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी उपर्युक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी केवल सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सी केवल फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी केवल सेकंड और थर्ड। लोकेशन देखिए अरुणाचल प्रदेश। भारत का पूर्वी छोर। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। यह पूर्वी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए असम के मैदान में प्रवेश करती है। सुबनसिरी ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर अरुणाचल एवं असम से बहते हुए उत्तरी लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जापो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्य से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जिरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई तथा सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इस नदी पर तिपाईमुख बांध अवस्थित है। भारत का भूगोल से दूसरा क्वेश्चन है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों? कथन फर्स्ट है यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में बहती है। सेकंड कथन है यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। थर्ड कथन है कि भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। नीचे दिए गए कूद का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट। यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में बहती है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। यह तथ्य प्रायद्वीपीय नदियों की प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समांतर स्थित पश्चिमी घाट, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर से गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंधु, बेतवा, केन व सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र के अंग हैं। प्रायद्वीपीय की अन्य प्रमुख नदियाँ महानदी,
गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती और ये बारहमासी नहीं है। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद हैं। प्रायद्वीपीय भारत के ढाल उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस प्रकार कथन थर्ड गलत है। नर्मदा नदी का बिंद और सतपुड़ा के मध्य बहना पश्चिम दिशा में नदी प्रवाह का कारण नहीं है, अतः कथन फर्स्ट सही है। यद्यपि नर्मदा बिंद एवं सतपुड़ा के बीच बहती है, लेकिन यह इसके पश्चिम की ओर प्रवाहित होने का कारण नहीं है, अतः इस प्रश्न का उत्तर केवल कथन फर्स्ट ही होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से क्वेश्चन है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका, ऑप्शन नंबर डी 7वीं अनुसूची। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। व्याख्या चलिए हम देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में यह निहित है कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। संविधान के अनुच्छेद 38 फर्स्ट में प्रावधान है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन फर्स्ट है वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे। सेकंड है वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। थर्ड कथन है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी केवल सेकंड, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर डी केवल सेकंड और थर्ड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी केवल सेकंड और थर्ड। कथन नंबर फर्स्ट गलत है, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे नहीं। बाकी दोनों कथन सही हैं, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 37 में प्रावधान है कि इस भाग के अंतर्गत उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है एवं विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। चलिए हम आधुनिक भारत का इतिहास से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर सी है कि असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी है लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को अस्वीकृत किया गया। चलिए हम व्याख्या देखते हैं।
दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर रावी नदी के किनारे लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में स्पष्ट कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई, अतः अब पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति की एकमात्र ध्येय है। आधुनिक भारत का इतिहास से सेकेंड क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विवीय शासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। ऑप्शन नंबर सी है, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। चलिए हम व्याख्या देखते हैं कि 1927 में गठित 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत के राजनैतिक भविष्य का फैसला करना था, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अतः भारतीयों को यह बात गलत लगी कि हमारे भविष्य के फैसले में हमारी कोई भूमिका ही नहीं है। इसलिए साइमन कमीशन के विरुद्ध जन आंदोलन हुआ। ए, बी और डी विकल्प में भारतीय जन आंदोलन के साइमन कमीशन के विरुद्ध होने का कोई कारण नहीं है। आर्थिक और सामाजिक विकास से क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि वाणिज्य पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। सेकेंड कथन है कि जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। कथन थर्ड है शीघ्रावधि द्रव्य काल मनी अंतर बैंक लेन देन के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। कथन नंबर 4 है शून्य कूपन ब्रांड जीरो कूपन ब्रांड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बांड हैं। फॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया है वर्ड का, माफ़ी चाहता हूँ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर बी केवल 4, ऑप्शन नंबर सी केवल फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर डी केवल सेकंड, थर्ड और 4। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट है कि वाणिज्यिक पत्र यानी कमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। थर्ड है शीघ्रावधि द्रव्य काल मनी अंतर बैंक लेन देन के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। हम व्याख्या देखते हैं। विभिन्न वित्तीय प्रपत्रों में वाणिज्यिक पत्र यानी कमर्शियल पेपर वचन पत्र के रूप में जारी प्रतिभूति रहित अल्प अवधि के प्रपत्र हैं। जमा प्रमाण पत्र एक विशिष्ट प्रकार के मुद्रा बाजार प्रपत्र है। लिखा गया है कि नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसे बैंक अपने पास जमा की गई मुद्रा के संबंध में जमाकर्ता को जारी करता है। जमा प्रमाण पत्र अथवा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए कम से कम 1 लाख का निवेश आवश्यक है।
इसके पश्चात इसके गुणक में यही जारी किया जा सकता है। यह भी अल्प अवधि का प्रपत्र है। कॉल मनी ऐसे ऋण को कहते हैं जो अगले दिन की वापसी की शर्त पर प्रदान किया जाता है तथा इसका उपयोग बैंक के आपसी लेन देन में होता है। जीरो कूपन बॉन्ड एक ऋण प्रतिभूत है जो ब्याज अदा नहीं करता, लेकिन यह बड़ी छूटों डिस्काउंट पर आधारित होता है।